Hello students, in continuation of the previous 3 lecture, in this lecture I will be discussing about the antimicrobial agents which falls under the category of gastrointestinal agents. तो इससे पहले मैं आपको डिफरेंट 3 कैटेगरीज बता चुकी हूँ, तो जो आज हम डिस्कस करेंगे इट विल बी एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स. सो व्हाट आर एंटीमाइक्रोबियल्स? एंटीमाइक्रोबियल्स बेसिकली क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स और प्रिपरेशंस होते हैं जो रिड्यूस करते हैं इन्फेक्शन को विच इज़ ड्यू टू माइक्रोब्स. तो या तो इन्फेक्शन को रिड्यूस करेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करते हैं. तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम इन्फेक्शंस को डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एंटीमाइक्रोबियल. एंटीमाइक्रोबियल बिकॉज दे एक्ट अगेंस्ट द माइक्रोबियल एजेंट्स. तो वो माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट काम करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एंटीमाइक्रोबियल बोलते हैं. तो एंटीमाइक्रोबियल्स में बेसिकली 5 डिफरेंट क्लासेस आती हैं विच विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. तो फर्स्ट है इसमें एंटीसेप्टिक्स, सेकंड है इसमें डिसइंफेक्टेंट्स, थर्ड इज़ योर जर्मिसाइड्स, फोर्थ इज़ योर बैक्टीरियोस्टैटिक एंड फिफ्थ इज़ योर सैनिटाइजर्स. तो जो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है बेसिकली देयर आर 2 टर्म्स, वन इज़ बैक्टीरियोसाइडल या फिर बैक्टीरीसाइडल एंड सेकेंड इज़ बैक्टीरियोस्टैटिक. तो स्टैटिक का जो मतलब होता है वो होता है कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको फर्दर प्रिवेंट, मतलब फर्दर ग्रोथ नहीं होने देना, और साइडल का मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल कर देना. तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है वो क्या करेंगे? जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होने देते. सो द डिफरेंट कैटेगरीज. तो सबसे पहले जो है इसमें एंटीसेप्टिक्स. तो एंटीसेप्टिक्स बेसिकली क्या होते हैं? बहुत कॉमनली हम लोग अपने घरों में जो है यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक्स को, एंड स्पेशली जो कोविड-19 पेंडेमिक है, नाउ वी ऑल आर, इवन द मोस्ट कॉमन पीपल इज़ अवेयर अबाउट द एंटीसेप्टिक्स एंड सैनिटाइजर्स, जो कि शायद पहले हम लोग इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इन टर्म्स को नहीं यूज़ करते थे और अब बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो है यूज़ हो रहे हैं. तो पहला जो है एंटीसेप्टिक्स. एंटीसेप्टिक्स बेसिकली क्या करते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करेंगे? किल करेंगे और उनकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं. तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं. तो जो एंटीसेप्टिक्स है बेसिकली क्या है? इनको हम लिविंग टिश्यूज़, मतलब हम अपनी स्किन के ऊपर भी क्या कर सकते हैं? इसको अप्लाई कर सकते हैं एंटीसेप्टिक्स को लिविंग टिश्यूज़ में. तो जो आइडल जो एंटीसेप्टिक होगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन है तो जो इन्फेक्शन का कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फंगई है, चाहे कोई बैक्टीरिया है, चाहे स्पोर्स हैं या वायरस है, उसको तो वो किल करे, लेकिन जो हमारा टिश्यू है, हमारी जो स्किन है, उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए. तो दिस इज़ द आइडल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीसेप्टिक्स, और यही जो है बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स. जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं हम उनको अपने लिविंग टिश्यू पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं उनको हम अपने लिविंग टिश्यू पे क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ द फोटो ऑफ डिटॉल, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है, जिसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली जो है, इवन जो स्मॉल वुंड्स या फिर इंजरीज होती हैं, जब फर्स्ट एड करना होता है तो पहले हम क्या करते हैं? उसको वाटर से क्लीन करते हैं और फिर डिटॉल से क्लीन करके जो है हम क्या करते हैं? अपना जो है फर्स्ट एड करते हैं. तो दीज आर एंटीमाइक्रोबियल में एंटीसेप्टिक्स. नाउ द सेकेंड इज डिसइंफेक्टेंट्स. जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं बेसिकली उन्हें हम फ्लोर क्लीनिंग के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट है तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे फ्लोर्स को क्लीन करने के लिए, इवन हम टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए, यूटेंसिल्स जो हैं उनको क्लीन करने के लिए, इवन जो हॉस्पिटल में बेड शीट्स और शीट्स यूज़ होती हैं उनको क्लीन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स. तो डिसइंफेक्टेंट्स क्या करेंगे कि कोई भी अगर उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ये क्या करेंगे? किल कर देंगे, और जो है उसको क्या करेंगे? मतलब प्रिवेंट करते हैं कि कोई और इन्फेक्शन ना हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अगर एडमिट हो रहा है और ऑलरेडी अगर वहाँ पे ही ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे तो उसकी जो डिजीज़ है, वो कंडीशन जो है वो और ज़्यादा क्या होगी? डिटीरियोरेट हो जाएगी. तो इस वजह से जो है
हॉस्पिटल प्रेमाइसिस को स्पेशली क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। इवन अपने होम्स में भी हम जनरली जो है क्लीन करने के लिए वी यूज़ फिनाइल, बहुत कॉमन है, फिनाइल यूज़ करते हैं, लाइजॉल यूज़ करते हैं। तो दीज आर ऑल डिसइंफेक्टेंट्स। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था डिसइंफेक्टेंट्स और एंटीसेप्टिक्स के बीच में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि जो एंटीसेप्टिक्स है उनको हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनको हम लिविंग टिश्यू में अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द पिक विच इज़ शोइंग द डिफरेंट मार्केटेड प्रिपरेशंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं विच आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट्स। हार्पिक है, बहुत ही कॉमन है, हम टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज़ मिस्टर शीन, देयर इज़ फ्लैश और लाइजॉल, जो भी आप यूज़ करते हैं फ्लोर क्लीनर अपने घर में, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज जर्मिसाइड्स। जर्मिसाइड्स क्या होते हैं, बेसिकली वो सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, किल करेंगे। तो मैंने बताया देर आर टू टर्म, वन इज साइडल एंड वन इज स्टैटिक। साइडल का मीन्स टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्टैटिक मीन्स टू प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो ये जर्मिसाइड्स हैं बेसिकली क्या करेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो इसमें डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसकी अगेंस्ट काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द बैक्टीरिया तो वी कॉल इट एज बैक्टीरिसाइड। इफ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द फंगाई देन वी कॉल इट एज फंगिसाइड। इफ दे आर एक्टिंग अगेंस्ट द वायरस देन वी कॉल इट एज विरुसाइड। तो डिपेंडिंग अपॉन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे उनका इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको नेम करते हैं, बट कॉमनली दे आर नोन एज द जर्मिसाइडल, क्योंकि जो जर्म्स है उनको ये क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर सैनिटाइजर्स। बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हैंड सैनिटाइजर्स। तो सैनिटाइज़र बेसिकली क्या करते हैं, जनरल जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं सैनिटाइज़र्स को। तो सैनिटाइज़र्स बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए हैंड सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, सपोज़ अगर हमारे हैंड में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि सलाइवा है या फिर म्यूकस है तो ये उसको क्या कर देता है, मतलब उसको वॉश अवे कर देगा। तो अगर जैसे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको ये क्या करेगा, किल कर देगा। और जो भी सैनिटाइज़र्स हैं वी आर यूजिंग इट ऑन आवर लिविंग टिश्यू, अपने स्किन के ऊपर हम जो है अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए इसका कोई भी लोकल सेल डैमेज जो है वो नहीं होना चाहिए, मतलब it should only kill the microorganism but it should not have any effect on our skin or on the tissue। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल्स में सैनिटाइजर्स। सो दिस इज द पिक विच इज शोइंग दैट अ पर्सन इज यूजिंग द हैंड सैनिटाइजर्स। नाउ there are plenty of commercially marketed sanitizers that are available from local to the Dettol or to Savlon. There are various pharmaceutical companies which have started the manufacturing of hand sanitizers क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है currently because of this pandemic COVID-19। तो जो है हैंड सैनिटाइजर्स बहुत easily अब तो हर शॉप पे जो है अवेलेबल है। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। बेसिकली जो ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन कैसे होता है, जो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं। तो जो मैकेनिज्म है एंटी माइक्रोबियल एक्शन का वो रेंज करता है फ्रॉम माइल्ड एस्ट्रिंजेंट टू पावरफुल ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन है वो 3 मैकेनिज्म से होता है। 3 में फर्स्ट इज़ योर ऑक्सीडेशन, जो कि ऑक्सीडेशन करेंगे। सेकेंड इज़ योर हेलोजिनेशन, जो हेलोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एंड थर्ड इज़ योर प्रोटीन बाइंडिंग और प्रेसिपिटेशन। तो जो भी हमारे ये एंटी माइक्रोबियल जो एजेंट्स हैं या एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं वो इन 3 में से किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इट कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन में क्या होता है और प्रोटीन बाइंडिंग या फिर प्रेसिपिटेशन में क्या होता है। सो द फर्स्ट इज़ योर ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होगा, जो हमारे कंपाउंड्स जो हमारे बेसिकली एंटी माइक्रोबियल जो एक्शन है ऑक्सीडेशन से करते हैं, ये क्या करेंगे, इसमें जो हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये नॉर्मल प्रोटीन है, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोटीन है, इसमें SH जो है ग्रुप्स हैं हमारे। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है वो क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो ऑक्सीडेशन में बेसिकली क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
तो उसमें क्या करेंगे, जो ये हाइड्रोजन है इसको ये क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे और ये क्या बना लेंगे, ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन। अब जो ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन है इसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोटीन ना बना नहीं पाएगा। अगर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि नॉर्मली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए उन्हें क्या रिक्वायर्ड होता है, प्रोटीन। तो अगर हम किसी भी तरीके से जो उनकी प्रोटीन का सिंथेसिस है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है या फिर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो what does it happen in the oxidation mechanism? Actually they bring about the oxidation of active functional groups present in proteins and enzymes which is vital to the growth and survival of microbes. तो ये माइक्रोब्स की ग्रोथ और उनकी सर्वाइवल के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका ये क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। सो देर आर वेरियस कंपाउंड्स विच एक्ट बाय दिस मैकेनिज्म, दे आर बेसिकली पेरोक्साइड्स जो है ऑफ पेरोक्सी एसिड्स, दे एक्ट बाय ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म। उसके अलावा जो हमारे ऑक्सीजन लिबरेटिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, वो भी हमारा ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म के थ्रू ही क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें भी क्या होगा, जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है या स्पेसिफिक फंक्शन है प्रोटीन्स का, उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। सो दिस इज अ नॉर्मल प्रोटीन ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये COO ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये NH है। तो जब हम क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल कोई भी एजेंट जो है देंगे तो उससे क्या होगा, जो ये प्रोटीन है यहाँ पे जो ये H है इसकी जगह क्या होगा, यहाँ पे ये हेलोजन आएगा, दैट इज क्लोरीन, जो कि हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट में प्रेजेंट होगा। तो ये नॉर्मल प्रोटीन जो है हमारा, ये हेलोजिनेटेड प्रोटीन में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जो ये हेलोजिनेटेड प्रोटीन है, व्हाट इट विल डू, इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको ये रोक देगा, या फिर इस हेलोजिनेटेड प्रोटीन के बनने की वजह से वो फर्दर ग्रो नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाती है। तो एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि हेलोजिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, दे आर बेसिकली जो है लिबरेट करते हैं ये क्लोरीन को, जैसे कि हाइपोक्लोराइट है या फिर आयोडीन कंटेनिंग जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, दे एक्ट थ्रू द हेलोजिनेशन मैकेनिज्म। तो जो कैटेगरी है बेसिकली ये जो पेप्टाइड लिंकेज है उस पर एक्ट करेंगे और उनकी जो पोटेंशियल और प्रॉपर्टी है उसको ये ऑल्टर कर देते हैं। तो ये व्हाट इट इज़ अ पेप्टाइड लिंकेज। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, जो उसके माइक्रोमोलिक्यूल है वो है अमाइनो एसिड्स। तो जो बेसिकली जो प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स हैं, दे आर जॉइंड थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जो है वो जॉइंड होता है। तो इसी पेप्टाइड लिंकेज पे ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, एडिशन ऑफ हेलोजन कर देते हैं। तो जो नॉर्मल प्रोटीन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हेलोजिनेटेड प्रोटीन, जिससे उनकी फर्दर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। नाउ द थर्ड इज योर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन, इसमें जो हमारे कंपाउंड्स हैं जो एक्ट करते हैं थ्रू प्रोटीन प्रेसिपिटेशन आर मेटल आयंस। तो इसमें क्या होता है, जो पोलर ग्रुप है प्रोटीन के वो मेटल आयंस के थ्रू क्या, मेटल आयन से क्या होंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। तो बाइंड होके ये क्या कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग चिलेट। तो क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रोटीन है वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस इनएक्टिवेशन की वजह से जो उसकी ग्रोथ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो रुक जाएगी। सो दिस इज़ योर प्रोटीन जो कि एक चिलेट बना चुका है एक एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड के साथ में। तो जो भी हमारे मेटल आयंस हैं हमारे जो इस एक्शन के थ्रू एक्ट करते हैं, तो जो ये पोलर ग्रुप है OH है, तो इसके थ्रू ये मेटल आयन जो है इसने क्या कर लिया, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, ये बेसिकली इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा मेटल आयन जो नॉर्मल प्रोटीन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके साथ में, और उससे क्या होगा, इट विल लीड टू इट्स डीएक्टिवेशन। तो जो ये हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या होगा, मतलब जो है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी और जो प्रोटीन है उसको ये क्या कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट? फर्स्ट इज इट शुड पजेस एंटीसेप्टिक जर्मिसाइड एक्टिविटी, और कोई भी बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी मतलब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज
ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो बहुत रैपिड होना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी एक्ट करना स्टार्ट करे, और सस्टेन मतलब लंबे टाइम तक जो है इसका इफेक्ट होना चाहिए। थर्ड, इट शुड हैव अ गुड थेराप्यूटिक इंडेक्स इन द कंसंट्रेशंस यूज्ड। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है? बेसिकली हम थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब है द अमाउंट ऑफ द ड्रग जो कि हमारी इफेक्टिव है कंसंट्रेशन में टू गिव अ थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ये थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम दोनों वैल्यूज़ लेते हैं, तो जो लीथल डोज है या फिर जो टॉक्सिक डोज है और हमारी इफेक्टिव डोज है, तो उससे हम थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज़ कोई भी लोकल सेल डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं लाइव टिश्यूज़ पे तो उसका कोई भी लोकल सेल डैमेज नहीं हो। नेक्स्ट, जो हमारा नॉर्मल बॉडी का डिफेंस है उसके साथ में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी जो है इट हैज़ नेचुरल मैकेनिज्म टू डिफेंस और टू किल दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके अगेंस्ट कोई भी मतलब इंटरफेरेंस नहीं हो। नेक्स्ट, अगर हम टॉपिकली अप्लाई कर रहे हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस का मतलब है कि स्किन पे अप्लाई करना, तो उसमें कोई भी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इट शुड हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करे, फंगई के अगेंस्ट भी काम करे, प्रोटोजोआ के अगेंस्ट भी, वायरस के अगेंस्ट भी काम करे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही किल कर रहा है या सिर्फ फंगई को ही किल कर रहा है। नेक्स्ट, इट शुड हैव अ फेवरेबल लिपिड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। लिपिड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का मतलब है कि सपोज हमारी अगर हम जो है स्किन पे इसको अप्लाई कर रहे हैं तो इट कंटेन्स लिपिड ऑल्सो, तो जब इसका लिपिड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जो है फेवरेबल होगा तभी ये थ्रू स्किन जो है सेल टू सेल क्या कर पाएगी, पास कर पाएगा। तो जब वो पास कर पाएगा तभी क्या करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो उसका जो लिपिड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है वो बहुत फेवरेबल होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। जो डिफरेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, तो इसमें डिफरेंट हमारे कंपाउंड्स हैं। फर्स्ट इज़ योर सिल्वर नाइट्रेट। तो जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका सिनोनिम मतलब इसको और हम क्या बोलते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को ल्यूनार कॉस्टिक भी बोलते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट हमारा किस तरीके से यूज़ होता है? एक तो फर्स्ट इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एस्ट्रिंजेंट और जर्मिसाइड भी यूज़ करते हैं, इवन माइल्ड एंटीसेप्टिक। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि जो ये प्रोटीन्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन हैं, उनको ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर देता है। Now the second antimicrobial agent is your weak iodine solution. Weak iodine solution को हम tincture of iodine भी बोलते हैं। और इसके क्या यूजेस हैं? एक तो ये गुड सोर्स है आयोडीन का, तो ये जर्मिसाइड और फंगिसाइड की तरह से जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ योर एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। जो एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन है इसको हम यूगोल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये भी, इसको भी हम एज अ जर्मिसाइड और फंगिसाइड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ योर सब्लाइम्ड सल्फ़र। जो ये सब्लाइम्ड सल्फ़र है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्लावर ऑफ सल्फ़र। बेसिकली जो ऑइंटमेंट्स हैं जिनमें सल्फ़र प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे हम सब्लाइम्ड सल्फ़र यूज़ होता है। तो इट इज़ यूज्ड एज स्केबिसाइड। स्केबिसाइड क्या है? बेसिकली इट इज़ अ स्किन डिजीज़। तो स्किन डिजीज़ में जब हम ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं स्केबिसाइड में, सो इट कंटेन्स सल्फ़र। नेक्स्ट इज़ योर बोरेक्स। तो बोरेक्स में इसको हम सोडियम बोरेट भी बोलते हैं, सिनोनिम। ये आई वॉश में यूज़ होता है और एज एन एस्ट्रिंजेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ योर हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। वी ऑल्सो कॉल इट एज एन एलम। एलम को हम यूज़ करते हैं, यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट और एंटीसेप्टिक। एलम इज़ ऑल्सो यूज्ड आफ्टर शेविंग। शेविंग के बाद जो है इसको यूज़ करते हैं, जिससे कि अगर कोई वुंड्स या कट लगे हों तो एज एन एंटीसेप्टिक का काम करता है ये। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट कंपाउंड्स दैट वी यूज़ एज एन एंटीमाइक्रोबियल। तो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं इसमें। इन दिस लेक्चर पर्टिकुलरली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और बाकी के जो कंपाउंड्स हैं एंटीमाइक्रोबियल जो यूज़ होते हैं आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इट इज़ H2O2, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। जो मॉलिकुलर वेट है वो है 34.01 ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिकली होता क्या है? ये एक्वस सोल्यूशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इट शुड नॉट कंटेन लेस देन 6% W/W ऑफ H2O2। प्रीवियसली भी मैंने बताया W/W इट इज़ इन कंसंट्रेशन, वेट बाय वेट।
इसका मतलब है कि इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू अबाउट 20 टाइम्स इट्स वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन, जो भी अवेलेबल ऑक्सीजन है उसका 20 टाइम्स। सो नाउ हाइड्रोजन परऑक्साइड को जो है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो बेरियम परऑक्साइड है उसका हम क्या करेंगे, थिक पेस्ट बना लेते हैं आइस कोल्ड वाटर में। दिस टू इट विल कम एज सबस्क्रिप्ट, ऐसे आएगा। तो जो इसका हम क्या करेंगे, थिक पेस्ट बनाते हैं बेरियम परऑक्साइड का इन आइस कोल्ड वाटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो कैलकुलेटेड क्वांटिटी है आइस कोल्ड वाटर की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं। फिर जब हम उन्हें मिक्स करेंगे तो जो हमारा इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट होगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर कर देते हैं। तो और जो हमारा प्रोडक्ट होगा इट विल बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, दैट इज H2O2। तो बेरियम परऑक्साइड BaO2 प्लस हम इसे सल्फ्यूरिक एसिड में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देन इट विल गिव बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। सेकेंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वो क्या है कि जो हमारा बेरियम परऑक्साइड है उससे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें थ्रू आ सस्पेंशन, तो हम CO2 अगर पास करेंगे, हम सस्पेंशन ले लेंगे बेरियम परऑक्साइड का और वाटर का, और उसमें हम क्या करेंगे, CO2 जो गैस है उसको हम पास कराएंगे, देन इट विल गिव हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड बेरियम कार्बोनेट, और हम H2O2 को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फर्स्ट, कलरलेस और ओडरलेस लिक्विड है। जो टेस्ट होता है इसका, इट इज स्लाइटली एसिडिक इन टेस्ट। नेक्स्ट, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो सॉल्यूशन, अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो इट डिकम्पोजेज इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल। तो किसी अगर ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल के साथ में अगर ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है, और या फिर अगर हम इसको एल्कलाइन बनाएंगे तो ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। नाउ द एस्से, एस्से मतलब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका हम एस्से किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्यूरेटली जो है हम वॉल्यूम ले लेंगे, सैंपल, जो सैंपल मतलब जो भी हाइड्रोजन परऑक्साइड कंटेनिंग सैंपल है जिसका हमें एस्से करना है, उसको हम एक्यूरेटली वे करेंगे टू अबाउट 300 मिलीग्राम ऑफ H2O2 इन ए 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और उसमें 300 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है हम क्या कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डाइल्यूट टू वॉल्यूम विद वाटर, मतलब अप टू इसमें क्या करेंगे, 100 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया है तो अप टू 100 ml जो है हम इसमें क्या करेंगे, वाटर लेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और उसे थॉरोली क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में जो हमारा 20 ml का पोर्शन होगा इस सॉल्यूशन का, मतलब उसमें से हम 20 ml ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बीकर में, और उसमें हम क्या करेंगे, 25 ml ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इस सॉल्यूशन को, ये हमारा टाइटर सॉल्यूशन हो गया TS, इसको हम क्या करेंगे, फिर टाइट्रेट करते हैं विद 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट। इसका जो इक्विवेलेंट फैक्टर है वो है ईच ml ऑफ 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट इज इक्विवेलेंट टू 1.701 मिलीग्राम ऑफ H2O2। तो इसमें क्या होगा, जितना भी ml हमारा 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर लेंगे कि जो हमारा सैंपल है उसमें कितना H2O2 प्रेजेंट है। सपोज अगर 2 ml है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 ml में 1.701 है तो 2 ml में कितना होगा। एंड पॉइंट में क्या होगा, जो एंड पॉइंट में क्या होगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट है एक्सेस अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर देगा। हेयर आई वुड लाइक टू एम्फेसाइज ऑन वन पॉइंट, दैट इज सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर क्या होता है, प्रीवियसली जो मैंने ऐसे आपको बताए थे उसमें हम क्या कर रहे थे, वी वर एडिंग फिनोल्फ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। हम सोल्यूशन में, हमारा जो भी कोनिकल फ्लास्क में हम सोल्यूशन ले रहे थे उसमें हम फिनोल्फ्थेलिन ऐड कर रहे थे एज एन इंडिकेटर, लेकिन हमने इस वाले एस्से में हमने कोई भी जो इंडिकेटर है एक्सटर्नली हमने ऐड नहीं किया है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट हम इसमें टाइट्रेट कर रहे हैं जिसके साथ में, वो खुद ही एक इंडिकेटर का काम करता है, इसलिए हम इसको सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, इसमें हम अपना सॉल्यूशन ले लेंगे, जैसे कि इसमें हमारा क्या होगा, H2O2 प्लस H2O2 ले रहे हैं हम इसमें, और उसके अलावा हम क्या ले रहे हैं इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे कोनिकल फ्लास्क में क्या होगा, सैंपल जो भी हमारा है प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे।
और ब्यूरेट में हमारा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है इसका स्लाइट जो है डार्क पिंक या पर्पलिश कलर होता है। जब हम इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो KMnO4 है वो हमारा H2O2 के साथ में रिएक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब हमारा सारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट हो जाएगा तो जो एक्सेस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है, तो क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट तो रिएक्ट करनी, क्योंकि H2O2 तो रिएक्ट हो गया सारा, तो जो एक्सेस है वो क्या देगा, ये डार्क पिंक कलर देगा। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है इट एक्ट्स एज सेल्फ इंडिकेटर। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उस केस में हमें एक्सटर्नली कोई भी इंडिकेटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और जनरली पोटेशियम परमैंगनेट वी यूज इट एज एन इंडिकेटर इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट, एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन में यूज करते हैं। और इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन इज योर, तो इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन। इसके अलावा जो कट्स एंड वुंड हैं उनको क्लीन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड। इट इज़ यूज्ड एज डिओड्रेंट ऑल्सो। हेयर ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं H2O2 को, हेयर को ब्लीच करने के लिए। जब स्पेशली कलर कराना होता है हेयर को तो पहले क्या करेंगे, वो ब्लीच करते हैं, तो उसमें हेयर ब्लीचिंग में जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ होता है। उसके अलावा इट इज़ एन इफेक्टिव एंटीडोट इन फॉस्फोरस एंड साइनाइड पॉइजनिंग। एंटीडोट्स, व्हाट आर एंटीडोट्स? बेसिकली एंटीडोट्स मतलब जब भी पॉइजनिंग का कोई भी कॉज है या कोई भी रीज़न है उसको ये क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट। तो सपोज अगर किसी भी पर्सन की को पॉइजनिंग हुई है फॉस्फोरस या फिर साइनाइड की वजह से, तो फॉस्फोरस और साइनाइड की पॉइजनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं उसकी वजह से, या फिर जो हम यूज़ करते हैं DDT, तो उसकी वजह से अगर कोई भी पॉइजनिंग है तो उस केस में जो है ये एंटीडोट का जो है काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। So in this particular lecture I have told you about the antimicrobial, कि एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, और एक हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज एंटीमाइक्रोबियल। थैंक यू।